नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। फिलहाल खबर बांग्लादेश से आ रही है। क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? तख्ता पलट की तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से सेना जो है वो लगातार मीटिंग कर रही है और लगातार जो वहां से खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि बांग्लादेश की स्थिति फिलहाल स्थिर नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इन खबरों को? देखिए, जब एजेंट बैठते हैं कहीं भी सत्ता पे, ये आदमी सीआईए का टट्टू था, तो सीआईए वाले जो पिताजी थे वो अब बदल गए, तो सीआईए का सिस्टम बदल गया जी। तो कहानी इनकी भी अब खराब है। अब दिक्कत क्या है बांग्लादेश में, अपडेट ये है दर्शकों की, ढाका को सेना ने एक तरह से घेर लिया है, या जितने भी प्रशासनिक अमले का जितना भी बिल्डिंग है उन सब के आसपास जबरदस्त मिलिट्री की तैनाती है, और जो मजिस्ट्रेट की ताकत होती है वो कहीं न कहीं अपने पास रख लिया है सैन्य प्रमुख ने। अब इसकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग लेवल पर। पहली कहानी ये है कि ये व्यक्ति आईएसआई का पिट्ठू, सीआईए का पिट्ठू, इसको ये लग रहा था कि ये भारत को ब्लैकमेल करने के सिचुएशन में है, ये भारत को ब्लैकमेल कर ले जाएगा। और फिर इसने क्या किया, पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग, आईएसआई के लोगों को बांग्लादेश में न्योता दिया गया और उनको भारत से सटे इलाकों में बाकायदा घुमाया गया। पहले आईएसआई बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रही थी बांग्लादेश में, लेकिन ट्रंप आ गए वहां और ट्रंप ने कह दिया मोदी जी को कि भाई बांग्लादेश का क्या करना है आप देख लो। ट्रंप को नहीं पड़ी है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है या पिछली गवर्नमेंट ने, सीआईए ने ढाका में क्या किया। उसने तमाम फंड्स पहले बांग्लादेश के रोके। आईएसआई को बीच में ये लगने लगा कि ये आदमी अब काम का बचा नहीं। इस आदमी का काम उतना ही था कि शेख हसीना देश छोड़ के चली जाए, वहां एक अंतरिम गवर्नमेंट बैठ जाए, क्योंकि आईएसआई कभी नहीं चाहेगी कि बांग्लादेश में चुनाव हो। वो ये चाहते हैं कि हमारे इशारे पर चलने वाला एक व्यक्ति हो। अब चूंकि सेना के लोग हैं, उनको ये लगा ये आदमी ठीक से ऑपरेट कर नहीं पा रहा है जो वो चाहते हैं जी। तो उन्होंने एक कोशिश की बांग्लादेश सेना में। बांग्लादेश के सेना में एक बड़ा मेजर जनरल है जिससे आईएसआई ने कंसल्ट किया, और सेना में बाकायदा ये सैन्य प्रमुख है बांग्लादेश के, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनको सेना प्रमुख की गद्दी से हटाने की कोशिश हुई। वो कोशिश इसीलिए हुई कि अपना आदमी अगर आर्मी के चीफ की कुर्सी पर बैठेगा तो फिर वो ढंग से डिक्टेट सेना को भी कर पाएगा और मौजूदा अंतरिम सरकार को भी कर पाएगा, क्योंकि और जैसा चाहेंगे वैसा कर भी पाएंगे। क्योंकि यूनिस और मौजूदा सैन्य सरकार के, माफ करिएगा, जो सेना चीफ है, इनमें बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये प्रॉपर एंटी इंडिया है जी। लेकिन जो सैन्य प्रमुख है वो सैन्य प्रमुख शेख हसीना के जमाने से सैन्य प्रमुख है। यहां तक बताया जाता है कि जो शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, उसको सुरक्षित रूप से निकालने में, जो रेस्क्यू हुआ शेख हसीना का, एक तरह से समझो, उसको निकालने में भी इसका हाथ है, सैन्य प्रमुख का। तो आप ये समझ लो इन भाई साहब का और इनमें बनती नहीं है। जब इनको ये पता लगा कि ये आदमी और आईएसआई दोनों मिलकर एक प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सेना का चीफ ही बदल दिया जाए और उसके बाद जो कुछ हो अपने हिसाब से किया जाए, फिर बांग्लादेश में अब लगातार ये हो रहा है कि आर्मी चीफ पिछले 48 घंटों में 12 से 14 बैठकें कर चुके हैं जी। और जिसमें बड़े ऑफिसर जो बांग्लादेश के हैं, वो चाहे जनरल्स हो, वो चाहे मेजर्स हो, इन सब के साथ और अलग अलग ब्रिगेड के लोगों के साथ बैठकर बातचीत हो रही है। और ढाका मेजर क्लैश पॉइंट बना हुआ है, ढाका में जबरदस्त मुस्तैदी है सेना की। और वहां से जिस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, चाहे वो पत्थरबाजी की खबरें हों, इसके साथ ही वहां पे जिस तरीके से सेना जो है वो अलग अलग बिल्डिंग्स में जाके अपना कब्जा जता रही है, तो ये दो तरीके के नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप ये देखो कि इसमें जो लोग कह रहे थे कि छात्र आंदोलन है, वो छात्र आंदोलन वाले ये कह रहे हैं कि सेना के लोग ठीक नहीं कर रहे। अभी तक जो लोग ये कह रहे थे कि भाई सेना, अगर जो लोग जिहादी भीड़ है, कट्टरपंथी भीड़ है, जब हिंदुओं को निशाना बना रही है, उसमें सेना अगर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो वो लोग खुश थे जी। अभी सेना एक्शन में आई है बांग्लादेश में, ढाका में, तो वो ये कह रहे हैं कि ये वाली सेना अच्छी नहीं है। अब इसका पूरा नैरेटिव ये है कि ये जो चीफ है, मौजूदा सैन्य चीफ है, वो आईएसआई से डिक्टेट नहीं होना चाहता है, वो इस्लामाबाद से डिक्टेट नहीं होना चाहता। दूसरा, इन दोनों के बीच जबरदस्त फ्रैक्शन है। पहला ये कि यूनिस साहब नहीं चाहते कि ये व्यक्ति रहे, ये नहीं चाहते कि ये रहे। इनको इस बात का भी बुरा लगा कि पीछे से इनके पीछे एक प्लानिंग प्लॉटिंग की गई कि सैन्य, मतलब सेना एक कूप, अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश में
मौजूदा सरकार को हटा के हो सकता है सेना देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। जी लेकिन सेना के अंदर भी एक कूप की कोशिश की गई, मतलब किसी भी देश में सेना में दो फाड़ करने की कोशिश। जी आपके समानांतर का किसी अधिकारी को आपने कह दिया कि हम आपको चीफ बना देते हैं, अपने लोगों को जमा करो। आईएसआई ने ऐसा किया और इस बात की भनक इनको लग गई और इसके बाद इन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज किया जी और फिर वो स्थिति संभाल ली। इस बात का कष्ट इस व्यक्ति को है और यही कारण है कि ढाका में ये सब हो रहा है। और ढाका में जो कुछ हो रहा है इससे बहुत परेशान होने की भी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा हम्म, कि अब आप बांग्लादेश आप देखिए, तो भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार बार बार बांग्लादेश से ये कह रही है कि आपको वहां पर चुनाव कराने पड़ेंगे। ये कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, ये नहीं है अंतरिम सरकार। भाई सरकार। सरकार चली गई, कोई नोबेल विजेता थे, आपको बिठा दिया गया, आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? और चुनाव नहीं करवा रहे हो और चुनाव नहीं करवा के आप बांग्लादेश में चाहोगे कि इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दे दें, भारत के बॉर्डर स्टेट्स को डिस्टर्ब कर दें, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करें, तो भारत ये नहीं होने देगा। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर आप ढाका में डिस्टर्ब हो जाओगे। जी, इससे पहले जब हमने खबरें भी की हैं, बातचीत हम करते रहते हैं, तब हमने आप बातचीत भी की है कि इन्हीं के वजह से बांग्लादेश की स्थितियां खराब हो रही हैं। और जिस तरीके से आप छात्र आंदोलन की बात कर रहे थे, वो छात्र आंदोलन कुछ दिन पहले भी हुआ था, ये खबर हमारे पीछे लगी हुई है। इसमें क्या बात हो रही थी कि भाई सेना जो है वो दखल ना दे, और यही छात्र आंदोलन हुआ था कि जब शेख हसीना वहां से हटी थी। तो ये सारी चीजों को आप कैसे जोड़कर देख रहे हैं? आप देखो क्या है कि पहले कोई और खिलाड़ी खेल रहा था, वो अच्छा खेल रहा था। जी अब खेल के कुछ नियम बदल गए। आपको लगा था कि आप सब कंट्रोल कर लोगे, आपके हाथ से कंट्रोल जा रहा है। आईएसआई को लगा था वो कंट्रोल कर ले जाएगी, नहीं ले जा पाओगे। 71 में जब हमने बांट दिया तो आज तो सिचुएशन और भी अलग है। जी मैं फिर कह रहा हूं कि जब 71 में आपने दुनिया में एक नया देश दे दिया, तो अभी आपने देखा बलूचिस्तान में कितनी हैपनिंग है, खैबर में कितनी हैपनिंग है, जी इवन तालिबान और माफ करिएगा काबुल और इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर कितनी हैपनिंग है। जी बिल्कुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लगता है आप हमें इंगेज करोगे तो हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको अलग अलग फ्रंट्स पर जहां भी आपके पैसे लग रहे हैं, आपका दिमाग लग रहा है, आपके लोग लग रहे हैं, हम आपको वहां इंगेज करने की क्षमता रखते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में ये सब शुरू हो गया ना, क्यों शुरू हुआ? आपने तो कहा एक क्रांति थी, छात्र आंदोलन था, और उस छात्र आंदोलन के बाद आपने ये बताया देश में जितनी भी समस्याएं हैं बांग्लादेश में उन सब की जड़ ये महिला है, शेख हसीना। ये तो देश छोड़ के चली गई, अब देश में है नहीं। नोबेल पुरस्कार विजेता महान व्यक्ति बैठा हुआ है, तो देश की स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए, क्यों नहीं अच्छी हो रही है? तो अब सिचुएशन खराब है। अब संभव है जो शेख हसीना बार बार कहती हैं कि मैं अगर जिंदा हूं तो किसी बड़े मकसद के लिए जिंदा हूं, और संभव है कि अब सिचुएशन वहां तक चला जाए। याद कीजिएगा, आपने कुछ दिन पहले ही वीडियो में इस बात का जिक्र किया था, डीएनपी इंडिया पे वो खबर भी मौजूद है, जब आपने कहा था कि जल्द ही बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, ये हम बोल रहे हैं। तो डीएनपी इंडिया ने बोला, और आज देखिए जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। आप जब बैकग्राउंड देखेंगे कि हर घटना के पीछे मौजूदा कारण होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, और कुछ फ्यूचर को लेकर आपका थॉट होता है। जी जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, देखिए दुनिया में जब भी किसी देश को अस्थिर किया जाता है, करने की कोशिश होती है, तो कहते हैं देखिए छात्रों ने आंदोलन कर दिया, देखिए किसानों ने आंदोलन कर दिया, देखिए मजदूरों ने आंदोलन। इस तरह के आंदोलनों से क्या निकलता है, क्या आता है? आप आउटकम तो देखोगे ना। मिडिल ईस्ट में ऐसे बहुत सारे आंदोलन करवाए अमेरिका ने। तो जिस देश में सत्ता को या तो बेदखल करना है या जिस देश में अपनी चलानी है, अपने हिसाब की चलानी है, CIA अमेरिका और वेस्ट के देश ऐसे ऑपरेशन चलाते हैं रिजीम चेंज के, और उसमें रिजीम चेंज भी हो जाता है जी। अपने समर्थक लोगों को बिठाया जाता है, फिर मनमर्जी की जाती है। भारत में भी एक दौर था ऐसा जहां दिल्ली में जो है KGB के एजेंट, CIA के एजेंट, MI6 के एजेंट घूमा करते थे। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जब किया तो कैबिनेट बैठक में वो सब कुछ नहीं बताती थी सबको, और बांग्लादेश करेंगी ये भी उन्होंने कभी किसी को ऐसे नहीं बताया। इमरजेंसी की बात उन्होंने किसी से शेयर नहीं की, वो इसीलिए कि बहुत सारे इन्फॉर्मर बैठे हुए हैं, कई तो मंत्री ऐसे थे जो बताया जाता है KGB के पेरोल पर थे, CIA के पेरोल पर थे। तो गुप्तचर एजेंसियां जो हैं, दुनिया को लोगों को चलता है कि सरकार चलाती है, प्रधानमंत्री चलाता है, दुनिया चलाती है सुरक्षा एजेंसियां, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं,
वो चलाती हैं और दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है, उसके पीछे एक प्रॉपर पटकथा होती है, लोगों का एजेंडा होता है। अब कौन किस समय हावी है ये इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था भारत के लिए, हमको उस फेज से निकलना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी वो लोग बैठे हुए थे जिनको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आ रहे थे, वेस्ट से बहुत सारा पैसा आ रहा था जो इसलिए आ रहा था कि कैसे भी भारतीय चुनावों को प्रभावित करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। क्यों? नरेंद्र मोदी किसी की सुनते नहीं है, किसी से बोलते नहीं है। आप नेशन फर्स्ट की बात करते हो, आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी चुन के आ गए तो सेम कॉन्स्पिरेसी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया कि मोदी हिटलर है, मोदी आ गया तो लोकतंत्र चला जाएगा, ये सब कुछ अमेरिका शिफ्ट हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यही सब बोला जाना लगा कि ये आ गया तो संविधान नहीं बचेगा, ये आ गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ये हिटलर है। लेकिन ट्रंप आ गए। जब ट्रंप आ गए वहीं से ये पूरा खेल खराब होने लगा। यूनिस के लिए वहीं से कहानी खराब हो गई। और जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, उसके बाद जो बातचीत हुई उससे ये तय हो गया था कि यूनिस के लिए अब सब कुछ आसान नहीं रहने वाला है। आईएसआई के लिए ढाका में ऑपरेशंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आईएसआई ढाका में बहुत एक्टिव रहेगी तो फिर उसके लिए बलूचिस्तान का संभलना मुश्किल है, ग्वादर बचा पाना मुश्किल है, सिपेक नहीं बचा पाओगे। देखो शतरंज का खेल है, जो जितना बेहतर खेलता है सब कुछ आपको आंखों से कहीं दिख रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, कहीं कोई नेता बोल रहा है, कहानी कहीं और लिखी जा रही है। ये इंटेलिजेंस युद्ध है, दुनिया मॉडर्न वॉरफेयर के जमाने में है। जहां आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हो तो उस जमाने में तो हमारे लिए भी ढाका क्या होगा, ढाका एक मैदान बन जाएगा। तो आईएसआई और दुनिया की बहुत सारी गुप्तचर एजेंसियों बनाम भारत की ये लड़ाई है, जो ढाका में या बांग्लादेश में ऐसी सरकार चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान एक खड़ा करना है भारत के एक और पड़ोस में। जी अच्छा, दो तरीके के नैरेटिव अभी फिलहाल आ रहे हैं। एक तो बात ये चल रही है कि सेना वहां पर काबिज हो जाएगी, सेना अपने तरीके से रूल चलाएगी। दूसरी नैरेटिव ये आ रही है कि हो सकता है शेख हसीना वापसी करे बांग्लादेश में। मौजूदा सेना अगर वहां काबिज होती है, सत्ता को अपने हाथ में लेती है, संभव है कि आने वाले दिनों में अपनी देख रेख में सेना चुनाव करवाए। जी मुझे लगता है जो मौजूदा सैन्य चीफ है बांग्लादेश के, उनका पहला कॉल तो ये होगा कि मोहम्मद यूनिस नहीं रहेंगे, मोहम्मद यूनिस को जाना पड़ेगा। और संभव है इनकी गिरफ्तार भी कर लिए जाए, नहीं गिरफ्तारी हो तो कम से कम देश मोहम्मद यूनिस को छोड़ना पड़ेगा। ये दुनिया में कहीं जाके चले जाएं, अपना वहां रहे। बांग्लादेश में मौजूदा जो सिचुएशन है वो इस तरफ इशारा कर रही है, मोहम्मद यूनिस का खेल खत्म होने वाला है। क्योंकि जब आर्मी राजधानी को घेर रही है तो उसका सीधा मतलब है कि कोई मैसेजिंग है जो अब पूरे देश में अगले 24-48 घंटों में हो सकता है सैन्य प्रमुख देंगे। और ये दो लोगों का टसल है, जहां यूनिस हारते नजर आ रहे हैं, इसीलिए यूनिस इस पूरे खेल में हारते हुए नजर आएंगे, इसलिए क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, इकबाल नहीं है। आप कोई चुने हुए लीडर नहीं हो जी, चुने हुए लीडर को तो आपने भगा दिया, आप बस कहीं से बैठ गए हो, कुछ लोगों ने चाहा और आप बैठ गए, तो इससे चलेगा नहीं। और आर्मी अगर रूल आएगी वहां पर तो फिर आप ये समझो, ये मैंने आपसे कहा है कि इनका हमेशा प्रो इंडिया स्टांस बताया गया है, तो ये आईएसआई और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी हार है। बड़ी हार है जी। तो फिलहाल जिस तरीके की खबरें आ रही है, जैसे कि हम पहले भी खबर करते रहे हैं कि जब से यूनिस आए हैं तब से वहां की स्थिति जो है वो अस्थिर रही है। कभी हिंदुओं पर हमला हो रहा था, कभी उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, कभी छात्र आंदोलन पुरजोर तरीके से हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन फिलहाल जो खबरों में अपडेट है वो ये कि हो सकता है कि अगले 24 या 48 घंटे में बांग्लादेश से कुछ बड़ी खबर सामने आए। हो सकता है कि यूनिस, जिनके बारे में हम बार बार बोलते आए हैं कि इनका ज्यादा दिन का समय बचा नहीं है कुर्सी पर, वो शायद मुमकिन होता हुआ नजर आए। क्यों, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बहुत समय यूनिस साहब के पास है नहीं, और आप ताकतवर भी नहीं हो। जी बिल्कुल, कुर्सी पे बैठ जाना ताकत नहीं होता। दूसरा क्या कि आप चुने हुए लीडर नहीं हो, तो जनता में पॉपुलर भी नहीं हो कि लोग आपके लिए आके लड़ेंगे। जनता के बीच अभी बहुत सारी अलग अलग नैरेटिव्स की लड़ाई चल रही है। जो भी खेमा अपना नैरेटिव आगे कर ले जाएगा उसकी जीत हो जाएगी। और किसी भी देश में जब सेना ऐसा स्टांस लेती है तो वहां मुमकिन है कि सेना ही हावी होती है। जी ठीक है, फिलहाल बांग्लादेश से जो अपडेट आ रही थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आप बांग्लादेश में इस तरीके की जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।